हमारे पास अशोक धवले जी आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे निवेदन है वो मंच पे आ जाएं। प्लीज कम टू द डायस प्लीज। मंथन जी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के संगठन सह संयोजक हैं और बहुत मजबूत सह संयोजक हैं, तो उनका स्वागत है। और आज की अध्यक्षता करेंगे आईकैन के अध्यक्ष अरविंद मूर्ति जी। प्लीज डाइस पे आ जाइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इससे पहले कि ये सत्र प्रारंभ हो, हम अपने तीनों साथियों का सीएफडी की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं और इसके लिए मैं अपने प्रेसिडेंट हीरेमठ जी से निवेदन करता हूं कि वो अशोक धवले जी का अभिनंदन करें। अपने साथी रणधीर से मैं निवेदन करता हूं कि आएं और मंथन जी का अभिनंदन करें। और ज्ञानेंद्र जी से निवेदन है कि वो हमारे अरविंद मूर्ति जी का अभिनंदन करें। ज्ञानेंद्र जी प्लीज। अशोक धवले जी को जाना भी है और बहुत व्यस्तता में से इन्होंने बहुत आग्रह पर समय निकाला, लेकिन उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सो इट्स ए प्लेजर टू सी यू हियर सर। नाउ लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस हिम, a brief description about him, जो what is available on social media, and therefore I just want to read it. मैं इसको सिर्फ पढ़ देना चाहता हूँ। Ashok Dhawale ji is an Indian peasant leader and national president of All India Kisan Sabha. He is one of the leaders of the Sanjukta Kisan Morcha, which led a historic one-year-long struggle that succeeds in getting the 3 farm laws repealed by the central government. He is also one of the leaders of the famous All India Kisan Sabha led Kisan Long March in Maharashtra of 50,000 farmers from Nasik to Mumbai. He is a Politburo member of the Communist Party of India, Marxist. He was also the state secretary of the Communist Party of India, Marxist in Maharashtra for 10 years. This is just a brief introduction about Ashok Dhawale ji. And now I request the president, अध्यक्ष महोदय, अब आप संभाल के और आइए, उनके लिए जो है चुके उनको जाना है। एंड एज आई सेड, मैंने बता दिया कि ट्रेंड्स इन ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड मीडिया इन इंडिया है। मीडिया वाला कल हम लोगों ने कवर कर लिया है। ही विल स्पीक ऑन द किसान मूवमेंट, आप जानते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज द किसान लीडर ही विल स्पीक ऑन किसान मूवमेंट। आप ये लीजिए। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक है और कॉमरेड को वहाँ जाना है और कुछ भी ऐसा नया मेरे लिए बताने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज़ जो देखते हैं, जानते हैं और सीखा है कि जो दुनिया के इतिहास में एक लैंडमार्क मूवमेंट हुआ दिल्ली घेरने का, उसको बनाने में जो पहले जो वातावरण बनाया गया था उसके एक सबसे बड़े पिलर कॉमरेड अशोक धवले जी हम सब के बीच में हैं और हम सब उनको पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि उन लोगों ने उसकी एक पूर्व पीठिका बनाई और जिस नासिक मुंबई मार्च की दुनिया में चर्चा हुई कि एक नॉन वायलेंस तरीके का किसान मूवमेंट, चलो मुंबई के साथ, उसी ने प्रेरणा दी थी कि दिल्ली घेरो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने, और आप बहुत सारे हमारे सीनियर से यहाँ हैं, कि हम लोग चलो दिल्ली और नेताजी के नारे को सुनते थे, लेकिन जब हम अपने बच्चों, बेटे बेटियों के साथ, दोस्तों के साथ जब सिंघू बॉर्डर पे आते थे तो हमें ये याद आता था कि
आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने कैसे लड़ी होगी, वो पूरा दृश्य। और मेरा 10 साल का बेटा वो बार बार पूछता था कि तब गांधी जी इसीलिए अंग्रेज़ों को भगा पाए कि ऐसे ही लोगों ने उनको घेर लिया होगा। तो मैं बिना किसी देर के कॉमरेड को यहाँ आप सब की तरफ से और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से, आईकैन की तरफ से और देश भर के यहाँ आए हुए साथियों, बहनों, भाइयों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अशोक धौले जी। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष और मेरे काफ़ी सालों से बहुत अच्छे दोस्त और साथी SR हिरेमठ जी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के बाकी सभी आदरणीय पदाधिकारी, आज के सत्र के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए आज के सत्र के दूसरे सम्माननीय वक्ता और आज के इस कार्यक्रम के लिए आए हुए मेरे सभी साथियों, भाई और बहन, सबसे पहले जिस संगठन का निर्माण हमारे सबके नेता, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को बचाने का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी ने जिस संगठन का निर्माण किया, ये सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का आज का ये जो गोल्डन जुबिली ईयर है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कुछ मामूली बात नहीं है कि 1974 से लेकर आज 2025 तक, यानी 50-51 साल, ये संगठन आज भी जिंदा है, बढ़ रहा है और बाकी सभी जनता के अलग अलग तबकों को साथ में लेना और यहाँ आगे जाने का पूरा प्रयास इस आज की परिस्थिति में देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए और आर्थिक और सामाजिक न्याय, इसकी रक्षा करने के लिए आज आपका संगठन ये काम कर रहा है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को हमारे संगठन के 1.5 करोड़ मेंबर हैं 29 राज्यों में, उन सब की तरफ से CFD को मैं पूरा समर्थन आपके काम में देना चाहता हूँ। आज का ये आपका सम्मेलन 2 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक सिंबॉलिक है कि गांधी पीस फाउंडेशन में ये हो रहा है। ये भी कोई मामूली बात नहीं है और आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी हो, बाकी हम लोग सब हो, लेकिन इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में हमारे सबके मन में बहुत ही बड़े प्रमाण पर आज आदर है और आदर रहेगा। उसके साथ ये भी हम कभी भूल नहीं सकते कि जिन महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ादी मिलने के लिए ये पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, इस देश की आज़ादी मिलने के 6 महीने के अंदर जिन ताकतों ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक उंगली तक नहीं उठाई, जब लोग जेल में जा रहे थे, जब लोग वहाँ पर गोलियों, ब्रिटिशों के गोलियों का शिकार बन रहे थे, जब फांसी पर जा रहे थे, जैसे हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब और कई ढेर सारे, उस वक्त जिन संगठनों ने ये पूरे देश के आज़ादी के संग्राम से पूरी तरीके से हट कर रहे, यही संगठन के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की इस देश को आज़ादी मिलने के बाद। ये आज भूलने की बात नहीं है साथियों,
और हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, आप जरूर भूलेंगे नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि आपके और हमारे विचार, इनके अंदर बहुत ही आज समानता है, ये हम जानते हैं। साथियों, मैं आज के विषय पर आता हूँ। साथियों ने मुझे कहा, हिरेमठ जी ने मुझे कहा कि ये जो किसान आंदोलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो हुआ, इस आंदोलन के बारे में कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और न सिर्फ उस आंदोलन के बारे में, लेकिन आज की स्थिति में किसानों के सामने चुनौतियां क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द फार्मर्स ऑफ इंडिया टुडे, दैट ऑल्सो शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ व्हाट थिंग्स दैट वी डिस्कस इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अंग्रेजी और हिंदी मिक्स मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। पहली बात तो ये है कि आज भारत में एक बहुत ही क्राइसिस की परिस्थिति रूरल एरिया के अंदर है, और ये क्राइसिस क्या है? दिस क्राइसिस इज मैनिफेस्टेड वेरी क्लियरली फ्रॉम द फैक्ट that in the last 30 years after neoliberal policies began from 1991 onwards, today it is 34 years, but say in the last 30 years there have been more than 4 lakh farmers who have been forced to commit suicide due to the debt problem. They are deep in loan, they cannot repay their loan, जो ऋण में है, जो कर्जा लिया है, वो वापस नहीं दे सकते, और इसके लिए आज 4 लाख से ज़्यादा किसान पिछले 30 सालों में उनको आत्महत्या करनी पड़ी है हमारे देश में। यही से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और आप जानते होंगे पी साईनाथ जी का नाम, जिन्होंने एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट करके किताब लिखा था, और जिन्होंने अभी द लास्ट हीरोज नाम का किताब लिखा है, पेंगुइन ने उसको पब्लिश किया है, आज़ादी के संग्राम के जो बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उनका नाम उतना हुआ नहीं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने जाकर रिसर्च करके पी साईनाथ ने लिखा है। उन्होंने कहा ये 4 लाख किसान आत्महत्या करना ये मामूली संकट नहीं है, he has called it a civilizational crisis, civilizational crisis of India, कि 4 लाख लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। ये एक बात है। दूसरी बात, which is not coming much in the papers, it used to come some few years back, but that is also continuing. And what is that tragedy? That tragedy is every year thousands of small children, especially from the Adivasi and Dalit areas of India, they are dying due to malnutrition, they are dying due to starvation, and there are large pockets in various states in India. My own state, Maharashtra, you have Gadchiroli, you have Chandrapur, you have Bhandara, you have Gondia, you have Nandurbar. At one time we also have, even now in Nasik, Thane and Palghar districts, thousands of small children, boys and girls, dying every year because they have no food to eat. सिर्फ महाराष्ट्र में है क्या? छत्तीसगढ़ में वही चल रहा है, झारखंड में वही चल रहा है, उड़ीसा में वही चल रहा है, मध्य प्रदेश में वही चल रहा है। अलग अलग राज्यों के अंदर छोटे छोटे बच्चे आदिवासी और दलितों के आज मर रहे हैं क्योंकि उनको खाने का अनाज नहीं मिल रहा। दिस इज द सेकंड मैनिफेस्टेशन of this agrarian crisis which we have to understand. Number one, farmer suicides, and in farmer suicide, when I say now all the latest figures are coming, ये किसके फिगर्स है? 4 लाख हमारे नहीं है,
अखिल भारतीय किसान सभा के नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा के भी नहीं है। ये फिगर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर, जो डायरेक्ट एक जो ब्रांच आता है उसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB, headed by Mr. Amit Shah today. But however much they try to hide the truth, some of the truth always has to be given. And as Mahatma Gandhi said, truth and non-violence are as old as the hills. I have nothing new to teach the world. Very famous statement of Mahatma Gandhi. I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. तो ये बात जो है कुछ कुछ सत्य सच्चाई निकल कर आती है। और इसके अंदर ये अभी सामने आया, सिर्फ किसान ने, खेतीहार मजदूर भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये 4 लाख के अंदर भूमिहीन किसान, खेत मजदूर और किसान, ये सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये 2 चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे मर रहे हैं लाखों की तादाद। अब सवाल ये है, व्हाई डिड दिस हैपन? व्हाई डिड दिस हैपन? दिस मस्ट एंगेज आवर अटेंशन very briefly, because we don't have so much time. As our friend said, there is a Sayukta Kisan Morcha meeting, right, very 5 minutes away, in Comrade Harkishan Singh Surjit Bhavan. More than 500 organizations, their leaders are coming. I'll have to be there. We are in fact the host of that program, because Comrade Surjit Bhavan, you know, that is actually run by us. So इसलिए तो मुझे शॉर्ट में ये बोलना जरूरी है, why has this happened? Bullet points. Number 1, ever since independence, what was the slogan of the peasantry during the farmer struggle and during the pre-independence period? The slogan of the peasantry was land to the tiller. जोतने वाली की जमीन होनी चाहिए, जो जोतता है जमीन उसके नाम पर जमीन होनी चाहिए, यह है उनका मुख्य रूप से। बट दिस वॉज नेवर डन। दिस रिक्वायर्ड रैडिकल लैंड रिफॉर्म्स। हमारे महाराष्ट्र से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दाहिने हाथ, उनका नाम दादा साहेब गायकवाड़, बहुत ही बड़े नेता रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने आगे जाकर ये सवाल पूछा था, और वो भी सवाल मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आई एग्री, लैंड टू द टिलर मस्ट बी गिवन। लेकिन आगे का सवाल उन्होंने पूछा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा जो जोतते नहीं है, जिनके पास जमीन है ही नहीं जोतने के लिए, जो भूमिहीन खेत मजदूर है, उनका क्या? उनको जमीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और इसका जवाब क्लियर है, उनको भी मिलनी चाहिए। लैंड टू द टिलर, यस, टू दोज हु हैव नो लैंड, दे शुड बी द मास्टर्स ऑफ देयर लैंड। दिस इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। और बड़े बड़े जमींदार, यहाँ बिहार के कई नेता हैं, मेरी इंट्रोडक्शन हो गई, यूपी के कई है, मध्य प्रदेश के है, ओडिशा के अंदर है, कई राज्यों में देखिए आज बड़े बड़े जमींदार आज भी हजारों एकड़ जमीन के मालिकाना उनका अधिकार है। भूमि सुधार हुआ ऐसा कहता है सरकार, लेकिन सही माने में भूमि सुधार रैडिकली नहीं हुआ, ये बात सच्चाई है। और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन बिहार में आप चले जाइए, रोज मुर्दे गिर रहे हैं खेत मजदूरों के, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब किसानों के। क्यों? जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े बड़े जमींदार अपनी सेनाओं को खड़ा करके
जो भी कोई जमीन की लड़ाई लड़ेगा उसको खत्म करने के वो आज पूरे इसके अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सच्चाई है कि नहीं बिहार में? आज भी है कि नहीं? जिस बिहार से मुझे नाज है, अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये बिहार के थे। ये पूरे अपना जो ये पूरा सामंती व्यवस्था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। कहने का मतलब है ये पहला कारण है आज के आर्थिक संकट के लिए जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। There were no land reforms. The poor did not get land. They don't have land even today. And what was the impact? Purchasing power of India did not grow. Purchasing power did not grow. As a result, industry also did not grow in a healthy manner. Industry could not grow because there is no purchasing power in the hands of crores of people. And that is why we have a lopsided growth of industry. पूरा देश का विकास बर्बाद हुआ क्योंकि जमीन सुधार नहीं हुए और उसके लिए औद्योगिक प्रगति भी नहीं हो पाई जितने पैमाने पर हम चाहते थे। ये हुई एक बात। दूसरी बात, ये सब उसके बाद 1991 बुलेट पॉइंट नंबर 2, 1991 के बाद न्यू लिबरल पॉलिसीज जो आई, जिसको हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे जो पहले के पॉलिसी के अंदर जो बुरा था वो और बुरा हो गया। और पहले के पॉलिसी के अंदर आज़ादी के संग्राम के चलते whatever were the positive elements in the post-independence era, for the first few years, public sector, defense of the public sector, some kind of procurement for farmers, public distribution system, राशन की पद्धति, ये सब जो था इन पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज, वो पूरा जो अच्छा था उसको नेगेटिव कर दिया और जो बुरा था उसको ज़्यादा बुरा कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर 1991। और हमारे देश में पहले भी लेट अस नॉट मिन्स वर्ड्स, although there was lot of talk about a socialistic pattern of society, after 1947 there was no socialistic pattern adopted. Let me be frank. There was no socialistic. It was capitalist development all the way, with complete compromise with feudalism on the one hand and with imperialism on the other. सामंतवाद के साथ समझौता, साम्राज्यवाद के साथ समझौता और पूरी तरीके से पूंजीवादी विकास देश में 15 अगस्त 1947 के बाद शुरू हुआ। लेकिन मैंने जैसे कहा, आज़ादी के संग्राम का कुछ असर था पहले कुछ 30 साल में, 1991 तक कुछ असर जरूर था। जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद दूसरे कुछ हद तक बैंक नेशनलाइजेशन, कोई भी कारण हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव मुद्दे पहले 30 साल के अंदर थे। वी शुड नॉट डिनाई दैट। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ? पूरा सब खत्म हुआ। और टुडे यू सी, नंगे स्वरूप में क्या देख रहे हैं? अदानी और अंबानी देश चला रहे, टाटा और बिरला देश चला रहे, और आज के जो सब सरकार में बैठे हुए हैं वो आज इनके गुलाम के जैसे काम कर रहे हैं। आई से इट विथ अ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी नीतियां देखिए। और इतना ही नहीं, आज आप देख रहे ट्रम्प का ये टैरिफ वॉर, ये जो शुरू किया है पूरे दुनिया के खिलाफ, आप देखो दूसरे देश
हाउ आर दे रिएक्टिंग? कैसे देश रिएक्ट कर रहे? इन्होंने चीन के ऊपर 125% टैरिफ डाला। चीन ने क्या किया? दूसरे दिन अमेरिकन गुड्स के ऊपर 125% टैरिफ उल्टा डाला। ये आपने पढ़ा है पेपर में, सबने पढ़ा है। आप बोलेंगे भाई ठीक है वो समाजवादी देश है, लेकिन पूंजीवादी देशों ने क्या किया? कनाडा ने क्या किया? जो अमेरिका के उत्तर में बैठा हुआ है उनके ऊपर टैरिफ डाले। कनाडा ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ डाले, यूरोपियन यूनियन ने डाले। मेक्सिको की अध्यक्ष एक महिला है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड हर कमेंट ऑन दिस होल वॉल दैट ही हैज बिल्ट ट्रम्प। फैंटास्टिक थिंग, read that, the president of Mexico, a woman, the way she stands up to Trump. और हमारे प्रधानमंत्री का क्या है रिएक्शन? जाके इनके सामने घुटने टेकने का काम वॉशिंगटन में जाके किया। महात्मा गांधी अगर होते, जयप्रकाश नारायण अगर होते, मैं कहता हूं इनके खिलाफ बहुत बड़ा आजादी का जंग ये लोगों ने लड़ा होता। ये 100% आई एम श्योर ऑफ दिस। और वो हमारी काम है अभी। इसलिए ये सब जो काम है इसके लिए किसानों का ज्यादा बर्बादी हुआ, ज्यादा सत्यानाश हुआ। और ये सब इसके चलते ये जो किसान आंदोलन जो हुआ 1 साल और 15 दिन हम लोग सब थे उसके अंदर, पहले दिन से थे। उसके पहले भी ये तो 2020 में शुरू हुआ 26 नवंबर, लेकिन उसके पहले बड़े आंदोलन हुए देश में। राजस्थान में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। यहां जिक्र हुआ किसान लॉन्ग मार्च महाराष्ट्र के अंदर 50,000 किसान नासिक से निकल पड़े, रात को और दिन को चलते रहे। 7 दिन के बाद मुंबई में आकर पहुंचे। और पहले बोल रहे थे तब के मुख्यमंत्री, जो आज के भी मुख्यमंत्री है, बोल रहे थे ये किसान है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं, हम उनसे साथ बात नहीं करेंगे। हम बोले नहीं मत करो, देखते हैं हम। 7 दिन तक जब 50,000 किसान लाल झंडे लेकर मुंबई के अंदर आए, मुंबई के मजदूर, मुंबई के जो बाकी मध्यम वर्ग के लोग, ये सब लोग रास्ते पर उतर आए, हर धर्म के, हर जाति के। और वहां मुझे याद है महिलाएं चप्पल के सिवा चल रही थी, खाने के लिए नहीं था। लोग, मुझे लगता है पूरा दादर, धारावी, अपने मोहम्मद अली रोड, जो हर धर्म के इलाके में लोग वहां बैठे थे, खाने के और पानी के ये रखते हुए। चप्पल नहीं लाई महिलाओं के लिए मुंबई के हमारे मजदूर और हमारे मध्यम वर्ग ने। तो ये देखा जब वो वहां पहुंचे, आखिर में उनके साथ 3 घंटा हमारे साथ असेंबली चालू थी, तब मुख्यमंत्री और 5 मंत्रियों को हमारे साथ बात करना पड़ा, जो पहले बोल रहे थे ये किसान है ही नहीं। सब मांगे मान्य करनी पड़ी। हमने बोला हम इससे संतुष्ट नहीं है, आप मांग करते हैं, वो बोलते हमको लिखित में चाहिए। और लिखित में आप जो देंगे, वो विधानसभा चल रही थी, विधानसभा में आपको वो रखना होगा। विधान परिषद और विधानसभा इनको रखना पड़ा। बिफोर द असेंबली एंड द काउंसिल द गवर्नमेंट हैड टू प्लेस द एग्रीमेंट इट रीच विद द ऑल इंडिया किसान सभा। ये आंदोलन लाइक दिस दिल्ली में बड़े मोर्चे हुए उसके पहले। और फिर 26 नवंबर जब इन्होंने 3 कृषि कानून ला दे देश के ऊपर, किसानों के ऊपर, उसके डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक किताब है, हिरेमठ जी अनाउंस करेंगे, लेकिन व्हेन फार्मर्स स्टूड अप नाम का किताब है। एक द किसान लॉन्ग मार्च इन महाराष्ट्र करके किताब है। तो ये किताब अगर आप देखेंगे, बहुत डिटेल में ये सब दिया है, पूरे 1 साल के आंदोलन में है, उसके बारे में है। कहने का मतलब है 1 साल तक ये किसानों ने
पूरे दिल्ली को घेर लिया, पूरे दिल्ली को। और पंजाब से शुरुआत हुई। हम पंजाब के किसानों को सलाम करते हैं। इन्होंने शुरुआत किया। करतार सिंह सराभा का पंजाब, शहीद भगत सिंह का पंजाब, सुखदेव का पंजाब, ये जो पूरे हमारे गदर हीरो जो थे, इनका पंजाब इन्होंने शुरू किया। हरियाणा के लोग पीछे नहीं थे, उत्तर प्रदेश के लोग पीछे नहीं थे, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी दिल्ली के इर्द गिर्द, हिमाचल प्रदेश, एक भी राज्य नहीं रहा जो यहां दिल्ली तक आकर, यहां कोई बोल रहे थे सिंघू बॉर्डर, आपने जिक्र किया, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये सब पलवल बॉर्डर, सब बॉर्डर किसानों ने, लाखों किसानों ने घेर के रखा। और कितने दिन? 1 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 380 दिन और रात हिले नहीं किसान। ये संघर्ष पूरे दुनिया भर में ऐसा नहीं हुआ साथियों। भारत में तो नहीं हुआ आज़ादी के बाद, लेकिन पूरी दुनिया में आपको याद होगा ये जो अमेरिका में एक संघर्ष हुआ था, क्या था वो? वॉल स्ट्रीट वाला, याद है ना? ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। कुछ दिन के लिए चला, वो भी बड़ा संघर्ष था। लोग आए, नौजवान आए, ऑक्यूपाई वॉल कुछ दिन चला, लेकिन बाद में उसको कुचल दिया गया। ये संघर्ष 380 दिन चला और किसके खिलाफ? एक सबसे तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ। कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत दमन किया, बहुत बदनामी की। माओवादी है, नक्सलवादी है, ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। एक तो इनका मंत्री बोला, मुझे बहुत अफसोस है और बहुत शर्म है कि वो महाराष्ट्र का मंत्री था, वो बोला ये सब किसान किसके दलाल है? बोले चाइना और पाकिस्तान के दलाल है, इसलिए इन्होंने घेर के रखा। ये बीजेपी का एक मंत्री इस प्रकार से बात की। ये सब उन्होंने, ये सब करने के बाद कोविड था, तभी कोरोना था पूरे तरह के, लेकिन कोई डरा नहीं। लोग रहे उधर। 715 किसान मर गए, शहीद हो गए 1 साल के अंदर, लेकिन लोग हटे नहीं। आखिर में 1 साल के अंदर मोदी जी को मान्य करना पड़ा कि वी आर टेकिंग बैक द 3 फार्म लॉज। और ये बहुत बड़े जीत के साथ फिर किसान वापस गए, वो भी उन्होंने लिखित रूप में देने के बाद, लिखित रूप में दिया हमको। आगे बाकी डिमांड जो थी MSP ये वो, तो ये सब करने के बाद वो हमने वापस ले लिया। ये ध्यान में रखना चाहिए। और अभी की पोजीशन, उसके तरफ 1-2-3 मिनट में आ रहा हूँ। ये फार्म लॉ वापस लिया, अच्छी बात हुई, लेकिन आज बैक डोर से वही फार्म लॉज को वापस लाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। उन्होंने अभी ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ड्राफ्ट, दे हैव ब्रॉट अ न्यू थिंग, agricultural marketing draft platform, the framework, and they want to introduce that so that the same laws are brought in through the back door. Today we are meeting here, Sayukta Kisan Morcha, to discuss how are we going to oppose that. Number one. Second, along with the farm laws which were passed in Parliament in September but which had to be repealed as a result of struggle, they passed 4 labor codes against the workers of India. श्रम संहिता, मजदूरों को गुलाम करने के लिए मालिकों के। आज वो बोल रहे अप्रैल मई में हम वो लेबर कोड को लागू करने वाले हैं। आने वाले 20 मई को, कमिंग 20th May, all the trade unions have decided we are going to have 1 day general strike all over India, 20th of May. Please remember this date. All of us have to join.
All of us have to see that 20th May, wherever we are. Today in the SKM, we are going to place, let us go for a rural Bharat Bandh on 20th of May. So that workers and peasants must come together. और ये श्रम लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, इसलिए वो सब साथ में आना चाहिए. दिस इज अनदर थिंग. MSP इज वन इम्पॉर्टेंट वेरी थिंग इन दैट, बिकॉज ये आत्महत्याओं को रोकना है. मैं आपको बोल रहा हूं, नंबर 1, लोन वेवर होना चाहिए, कर्जा मुक्ति होनी चाहिए किसान और खेत मजदूरों की. ये लोग बोल रहे, कुछ हमारे मध्यम वर्ग के दोस्त भी बोलते, अरे कर्जा माफी कैसा करेगा सरकार, इतना पैसा कहाँ है. आपको बोल रहा हूं, लास्ट 10 years of Modi government, they have written off loans worth 16 lakh crore rupees to all the corporate companies. 16 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का इसी सरकार ने पिछले 10 साल में माफ किया. हमारा कहना है ये 15-16 लाख करोड़ में सभी करोड़ों किसान कर्जा मुक्त हो सकते थे. क्यों नहीं किया? और जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी संपत्ति है उनका माफ करते हैं आप. शर्म नहीं आती आपको? तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए. कर्जा माफी इज अ वेरी क्रूशियल डिमांड. MSP मिलना चाहिए. आपने डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम जरूर सुना होगा. तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा, अगर किसानी को बचाना है, जो वो माल पैदा करता है उसका पूरा लागत खर्चा तो मिलना ही चाहिए, और उसके ऊपर 50% मुनाफा किसान को मिलना चाहिए. सिंपल फॉर्मूला, C2 + 50%, यानी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, 50% का बच्चों का शिक्षा, बेटियों की शादी है ना, कपड़ा लगता है, कोई बीमार गिर गया, कहाँ से आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट तो निकलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 50%, ओनली देन विल द फार्मर्स गो आउट ऑफ थिंग. सो दैट्स व्हाई ये है इंपॉर्टेंट थिंग. प्राइवेटाइजेशन का पूरा अभी इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, स्मार्ट मीटर. ये सिर्फ किसानी का नहीं बात, शहरों के अंदर भी ला रहे स्मार्ट मीटर्स. पूरे बिजली का निजीकरण कर रहे, इरिगेशन का निजीकरण कर रहे, हर चीज का इरिगेशन क्या ये निजीकरण कर रहे. तो ये सब चीज जो है इसको आज बदलना होगा, नीतियों को बदलना होगा, नेताओं को तो बदलना होगा ही, लेकिन सिर्फ एक नेता जाकर दूसरा नेता आकर, एक सरकार जाकर दूसरा सरकार आकर बात बनेगी नहीं. नीतियों को बदलना चाहिए. और ये ध्यान में रखना चाहिए, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी और बहुत सारे लोग, शहीद भगत सिंह जी, सब लोगों ने इसके लिए लड़े थे कि भाई आज़ादी के बाद इस देश के गरीब लोग, इस देश के मेहनतकश लोग, इनको न्याय मिलेगा. ये इस मुताबिक नीतियों को हमें बदलना होगा. और ये बदलने के लिए पूरे देश के सब जो लोग हैं, एक ही लफ्ज में मैं पूरा करना चाहता हूं, एक ही लफ्ज में, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब आंदोलन के जो पूरे बड़े नेता थे, इनको मानने वाले जो लोग हैं, महात्मा फुले, पेरियार, राजा राममोहन रॉय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये जो पूरी सामाजिक आंदोलन की जो पूरी एक जो ये है चेतना है, इसको मानने वाले जो लोग हैं, और तीसरी तरफ मार्क्स, लेनिन और भगत सिंह, इनको मानने वाले जो लोग हैं, ये सबको अपने बीच में फर्क है जरूर, लेकिन RSS से जो फर्क है, इसको अगर देखें, हमारे बीच के फर्क बहुत ही मामूली है. ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही है कि नहीं? तो ये सब हमारा
आज सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि खतरा सिर्फ किसानों के सामने नहीं, सिर्फ मजदूरों के सामने नहीं, पूरे देश के सामने खतरा है। संविधान को खतरा है, जनवाद को खतरा है, धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, और हमारे आर्थिक सामाजिक न्याय इसको खतरा है। वी हैव टू फाइट इट बैक, वी हैव टू रेजिस्ट एंड वी हैव टू फाइट, वी हैव टू विन। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया कॉमरेड। और मैं आगे की बातचीत के लिए बड़े भाई मंथन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना विचार रखें। अभी हम लोग चर्चा करेंगे CFD के 51 साल पूरे होने पर। हमको हमारी गिनती जो होती है वो 51 साल पूरा हो रहा है। उसको स्वर्ण जयंती कहते हैं नहीं कहते हैं, इससे हमको खास मतलब नहीं है, क्योंकि स्वर्ण जयंती की भाषा में सोचने बोलने की ज़रूरत हम नहीं समझते। स्वर्ण जयंती की भाषा में बोलने सोचने की ज़रूरत नहीं समझते। इसका यह है कि सोना चांदी हीरा इस सब का जो महत्व है वो हमको मन से मेल नहीं बैठता है कि इस तरीके से करते रहें। आज हम लोग सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत, उसमें जो ट्रेंड है, जो बातें हैं, उस पर हम बातचीत कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और इस बात के समय अभी के वक्त में जब हम लोग में से अधिकांश लोग कुर्सी पर बैठते हैं, हम लोग दरी पर भी बैठने के लायक नहीं है, बहुत सारे लोग ज़मीन पर बैठने की बात तो दूसरी है, उस समय ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि जब भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात आती है तब हम लोग गांव के संदर्भ, जो मेरे छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनके बारे में ग्राम स्वराज्य की बात ही लगती है कि वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सीधा सीधा नमूना अगर दिखता है तो वहाँ दिखता है। उसकी अभी क्या स्थिति है, वो कैसे मजबूत हो सकता है, क्योंकि वो जब तक मजबूत नहीं होता है तब तक हम लोग डेमोक्रेसी को फैलाने का काम केवल नहीं, ऊपर का संसद में लोकतंत्र बचा रहेगा, वोट से लोकतंत्र बचा रहेगा, ये हम लोग बचाने का काम भी नहीं कर सकते हैं अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी ग्राम सभा में लोकतंत्र को बढ़ाने का काम नहीं कर सके तब। क्योंकि अंततः वो कुछ लोगों के हाथ में सीमित होती जाएगी। जो अभी दिख रहा है वो उसी का नतीजा है कि हम लोग ग्राम स्वराज की दिशा में नहीं सोचे, उसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचे। तो उसका इतिहास क्या है, उसके संदर्भ में किन बातों को सोच सकते हैं, एक जिक्र भी अशोक धौले जी ने किया कि जिसका एक संदेश है, सूत्र है कि जब तक आर्थिक रूप से जो बुनियादी समुदाय है जो खुद उत्पादन करता है और प्राइमरी किस्म का उत्पादन करता है, उसको जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। यानी लोकतंत्र को बचाने की एक शर्त किसानों का है। उससे अगर आगे जाए, जो इधर आइटम की केवल किसान नहीं, किसान से भी ज़्यादा प्राथमिक या प्रकृति जीवी समुदाय जो हैं, चरवाहे, वन के ऊपर जीने वाले, जो सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं, उससे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उनका जब तक अधिकार उन संसाधनों पर जिनसे उनकी ज़िंदगी चलती है उनको अधिकार नहीं होगा और उनको प्रधानता नहीं मिलेगी, तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। यानी आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र का रिश्ता है और उसके लिए आर्थिक लोकतंत्र भी एक आवश्यक चीज़ है। और आर्थिक लोकतंत्र की दो शर्त है, एक तो जो सीधे सीधे प्रकृति जीवी समुदाय हैं उनको अधिकार, दूसरा है कि जिनके अधिकार मारे जा रहे हैं उनके अधिकार वापस हो। जितना अधिक आज़ादी तब बढ़ेगी जब विषमता घटेगी। यानी विषमता और स्वतंत्रता का सीधा रिश्ता है, इस हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो अभी की क्या स्थिति है, जब भी ग्राम सभा की बात होती है आजकल, तो हम लोग को पंचायती राज के लिए जब संशोधन की बात हुई, 73वां और 74वां संशोधन हुआ। 73वां संशोधन जब आया कि कुछ गांव को अधिकार मिलेगा या गांव को अधिकार कुछ मिला,
लेकिन जब भी सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो अभी के समय में अनुसूचित इलाके में एक कहते हैं कि आदिवासी इलाकों में ही सही मायने में लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि वहाँ गांव की एक स्वायत्ता, गांव की एक परंपरा चलती है। तो अभी का जो संदर्भ तुरंत का दिखता है, जिसे आंदोलन में दिखता भी है कि पेशा जो अनुसूचित क्षेत्र के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जितने इलाके हैं वहाँ के आदिवासी, और या कहें कि आदिवासी के साथ और लोग भी पेशा की निमौली बने, पेशा में अधिकार नहीं मिला हुआ ये मिले, इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। यानी अभी की स्थिति में ग्रासरूट डेमोक्रेसी या ग्राम सभा का सीधा अर्थ लगने लगता है आदिवासी गांव की सभा। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग अभी के संदर्भ में, आदिवासी तो बोलते ही हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जहाँ वर्ण समाज है, जहाँ जमींदारी है, जहाँ सवर्ण है, वहाँ ग्राम सभा की बात कहना, वो वहाँ के जो जमींदार हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, दबंग हैं, उनके हाथों दलितों, अति पिछड़ों का भविष्य सौंप देना है, इस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। यानी ग्राम सभा की, ग्राम स्वराज की, ग्राम पंचायत की जब बात आती है तो एक सामान्य निष्कर्ष, जिसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं, क्लास कॉन्सेप्ट वाले लोग जो हैं, उनका कहने लगते हैं कि ये एक तो आत्मघाती कदम है। ध्यान दें, ऐसा ही एक रिश्ता संविधान सभा में, ऐसा ही एक चिंतन संविधान सभा में चल रहा था। हम जो हैं अंबेडकर को गांधी के मुकाबले सामाजिक समता के मामले में, जाति मुक्ति के मामले में गांधी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते। वो ज़्यादा प्रासंगिक थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। हृदय परिवर्तन से जाति समाप्त नहीं होने वाली है। वर्ण संघर्ष, नीचे की जातियों का संघर्ष और दबाव के बगैर जाति मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ जो दृष्टिकोण संविधान सभा में संजोग से 2 महानायकों का हो गया था, अभी संविधान की आलोचना नहीं करनी चाहिए अभी का जो माहौल है, क्योंकि संविधान को खत्म करने की बात आजकल चल रही है और हम लोग संविधान के पक्ष में बोलते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं और ये एक सही कदम है। लेकिन जब ग्रासरूट डेमोक्रेसी के बारे में मूल्यांकन करने की बात करते हैं तब उसका मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। गांव के खिलाफ में, गांव के रहते हुए लोकतंत्र नहीं आ सकता है, इस मामले में अंबेडकर और नेहरू की एक राय थी। और इस कारण से भारत में गांधी का सपना खत्म हुआ तो हुआ छोड़िए, सही अर्थ में नीचे तक डेमोक्रेसी नहीं पहुंची, और वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक दुर्भाग्य था और उसको भी समझने की जरूरत है। और वो जो कंट्राडिक्शन है उसको समझने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि भारत में जिन जगहों पर जातिवाद नहीं था, जो आदिवासी इलाके थे, जिन जगहों पर हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं था, जहाँ मंदिर नहीं थे, उन जगहों पर ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म का वर्चस्व और जातिवाद ब्लॉक सिस्टम की वजह से आया। क्योंकि पहले थाना की वजह से आता था, बाद में ब्लॉक सिस्टम से आया। क्योंकि ब्लॉक में कौन जाता? ब्लॉक में वे जाने वाले थे जो उस समय के मजबूत लोग थे। उस समय के सवर्ण लोग, बंगाली, कायस्थ, अमुक तरह के इस तरह के लोग थे, वो ब्लॉक के ऑफिसर बने, बीडीओ बने, सारे बने। वो अपने साथ मंदिर ले गए, अपने साथ अपना चरित्र ले गए, और उन्होंने उनसे जो विकास का तकाजा जिनके लिए था उन पर अपनी संस्कृति थोपी। यानी जातिवाद का और धर्म का विस्तार, विषमता का विस्तार, तो सामाजिक विषमता का भी विस्तार, डेमोक्रेसी का सिकुड़न तो कहिए ही, वो विस्तार हुआ। अगर सीधे सीधे उस समय ग्राम पंचायत होती तो एक बात होता कि जो कम से कम आदिवासी इलाके थे, जो दलित बहुल इलाके थे, वहाँ कम से कम बहुमत, वो कम से कम आज़ाद होते, वो विकेंद्रित होता तो वो कम से कम मुक्त होते। कुछ इलाके जो थे जहाँ सवर्ण ज़्यादा बहुमत में थे, वहाँ हो सकता था कि सवर्णों की दादागिरी, जमींदारों की दादागिरी चलती। लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा इलाका जहाँ उस तरह से घुसपैठ नहीं हुई थी, उन जगहों पर
एक को समता की दिशा में बढ़े हुए लोग होते और ग्राम स्वराज या गांव का लोकतंत्र, ग्रासरूट डेमोक्रेसी बढ़ी रहती, तब कंट्राडिक्शन बढ़ता उन ग्रासरूट डेमोक्रेसी के सेंटर में और अभी का जो सेंटर है उसमें बढ़ता। दूसरी और में एक बात सोचें कि उन इलाकों में भी जहाँ दबंग थे, सवर्ण थे, वहाँ वोट होता, पंचायत होती, वोट का विभाजन होता, तो ज़्यादा कौन लोग होते हैं? 1 साल, 10 साल, 15 साल तक ये चलता रहता कि उनकी बात मानी जाती, जो दबंग थे उनकी बात मानी जाती, लोग चुप होते। लेकिन जिस तरह से आज के एक व्यक्ति एक वोट के कारण से दलित एक बार्गेनिंग फोर्स बना है, उसी तरह से पंचायत में होता तो वहाँ का वर्चस्व खत्म होता, वर्चस्व बढ़ता नहीं। और इस मामले में अंबेडकर और नेहरू का जो सोचने का तरीका था वो घातक हो गया। जानबूझ के तो ऐसा सोचते नहीं है, नहीं सोचेंगे वैसे लोग, लेकिन वो घातक हो गया, वो ग्रास डेमोक्रेसी के मामले में गड़बड़ हो गया। तो उस संदर्भ में पहले इस ऐतिहासिक मूल्यांकन को समझने की जरूरत है कि अंततः, लेकिन उसके साथ एक और बात समझनी पड़ेगी जहां हमको सीधे आलोचना की जरूरत पड़ती है, और वहां हम गांधी और जेपी को नहीं मानते, हम पर्सनली उसको नहीं मानते। जब आप एक कहते हैं कि ग्राम सभा होगी, ग्राम लोकतंत्र होना चाहिए, और अगर आप एक कहते हैं कि सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए, तो फिर आप पुराने यथास्थितिवाद को मेंटेन रखिएगा। गांव का प्रमुख आदमी जो बोलेगा उसके आगे सब चुप होंगे। यानी वोट बहुमत के आधार पर जब तक फैसला की बात नहीं करेंगे, तब तक ग्राम स्वराज की बात अंततः मजबूत लोगों के वर्चस्व को टिकाने की बात है। और इसका एक नमूना जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमारी थोड़ी अलग राय इस तरह से बताना चाहते हैं कि मेधा लेखा के बारे में एक बहुत अच्छा सा तस्वीर खींची जाती है कि 25 साल तक एक व्यक्ति का इंतजार किया गया। वहाँ का सबसे प्रमुख आदमी जब तक सहमति नहीं दिया तब तक फैसला नहीं हुआ। सर्वसम्मति के लिए इतना ज़्यादा धीरज था। हम वो उसको नेगेटिव रूप में देखते हैं कि 25 साल तक एक जमींदार की दादागिरी बर्दाश्त की गई बहुमत रहते हुए। तो उस संदर्भ में चीज़ों को सोचने की जरूरत है। अभी का जो ट्रेंड है, आदिवासी संदर्भ में जो बातें आती हैं, हम मानते हैं कि जब तक गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी और पेशा क्षेत्र और गैर पेशा क्षेत्र में दोनों में ग्राम सभा को महत्व होना चाहिए, लेकिन वो रेवेन्यू विलेज नहीं, एकदम सहज जीवन और प्रत्यक्ष जीवन के जो जिनका सचमुच एक नाम होता है, टोला होता है, वो रेवेन्यू विलेज नहीं होते हैं। तो वैसे प्रत्यक्ष गांव में जो वस्तुतः गांव हैं, वो सरकारी गांव और रेवेन्यू वसूली के गांव नहीं है, वहाँ वो अधिकार देना पड़ेगा और वो अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में देना पड़ेगा। यानी ग्राम आंदोलन जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी का चलेगा वो दोनों जगह चलाना पड़ेगा, नहीं तो केवल पेशा क्षेत्र के आंदोलन करते रहेंगे लोग, तो उस तरीके से गांव की वो व्यापक एकता नहीं बनेगी और शहर का और सेंटर का जो वर्चस्व है वो बना रहेगा। अभी की स्थिति तो एक कुछ नियम उसके लिए मानने पड़ेंगे। अभी की स्थिति ये है कि गांव का वजूद, गांव का खात्मा हो रहा है। जैसे आत्महत्या हो रही है किसानों की, उसी तरह से गांव की हत्या यह सिस्टम कर रहा है। तो कैसे होगा? एक डीसी को मन आया कि इसको नगर पंचायत में डाल दो, गांव के लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और वो गांव खत्म, नगर पंचायत में आ गया। नगर पंचायत में आ गया तो ग्राम की व्यवस्था, जो पंचायत की व्यवस्था थी, वो खत्म। तो उस तरह के चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अभी जो विकास की एजेंसी जो केवल गांव हैं, उनकी जगह पर उनको आर्थिक ताकत मिलनी चाहिए, वसूली की ताकत मिलनी चाहिए, रेवेन्यू की ताकत मिलनी चाहिए, आत्मनिर्भर उनको अपना होना चाहिए। इस तरह का शर्त, इस तरह की कई चीज़ें रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, कैसे ग्राम आंदोलन चल सकता है, इसकी बहुत विस्तृत रूपरेखा बन सकती है। लेकिन उसमें कुछ कुछ ट्रेंड भी हैं जो सोचने की बात है, जहाँ समस्याएं हैं। गांव यानी एक समूह। आज के भारत में या हमेशा एक द्वंद्व चलता है, व्यक्ति बड़ा या समूह बड़ा। दो ट्रेंड है। जो आधुनिक लोग हैं वो बोलते हैं व्यक्तिगत अधिकार सबसे बड़ा, और जो गांधी और इस तरह के मानने वाले लोग हैं वो बोलते हैं समुदाय सबसे बड़ा, सामूहिकता सबसे बड़ी। दोनों खतरनाक है। दोनों एक दूसरे के साथ जब तक नहीं जिएंगे तब तक नहीं होने वाला है। परंपरा, जब से बी.डी. शर्मा ने आदिवासी
एक तरह से 5वीं अनुसूची का संदर्भ शुरू हुआ, उसके पहले तक एक गोत्र में शादी होने पर झारखंड में परंपरा नहीं थी कि सजा दी जाएगी, बहिष्कार होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक दो घटना को बताते हैं कि एक गोत्र में शादी हुई, परंपरा का हवाला दिया गया। परंपरा और परिवर्तन का कंट्राडिक्शन हम लोग समझ सकते हैं। समूह ने तय किया कि दोनों को समाज के सामने नंगा करके पुआल लपेट के जला के उसको जलाया जाए पुआल को, और उनको गांव के बाहर छोड़ा जाए। यानी सामूहिक परंपरा, समूह की दादागिरी चलेगी, समूह के नाम पर कुछ लोगों का वर्चस्व चलेगा। और उस वक्त व्यक्तिगत अधिकार जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनको भी मान्य नहीं किया जाएगा। और हम लोग ये देखते होंगे, जो बहुत ध्यान से देखते होंगे, रूढ़ी ही विधि है। मैंने कई तरह की चीज़ें हैं कि लेकिन रूढ़ी ही विधि है वाला संदर्भ ज़्यादा चलता है, परंपरा ही प्रमुख है। परिवर्तन की बात कौन हो रही है, सामुदायिकता, पेशा वगैरह वाले संदर्भ में बात आ रहा है। तो हम लोग को साथ साथ हमेशा बोलना पड़ेगा कि इस तरह के जितने परिवर्तन हैं वो मौलिक, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्ति का निजी स्वतंत्रता है। और उसके बाद समूह में रहने का, समूह के आधार पर जो निर्णय होता है उसको, उस फैसला पर जिसमें भागीदारी हमारी है, उस फैसले को मानने का दायित्व है। ये दोनों साथ साथ चलाना पड़ेगा। केवल परंपरा की बात और केवल निजी अधिकार की बात नहीं करेंगे। एक और ट्रेंड जो है समझने के लिए, जो जिससे हम लोग को स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए, लेकिन समझने की जरूरत है कि आदिवासी इस देश के सर्वप्रथम नागरिक हैं। ये संविधान सभा में बहस चली थी, तो हम लोग चूंकि यहाँ सारे लोग, अधिकांश लोग गैर आदिवासी हैं, इसका से यहाँ ये बात बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम लोग आदिवासियों के प्रति संवेदनशील हों, आदिवासी अधिकारियों के प्रति, आदिवासी के अधिकारों के जो संघर्ष है उनके साथ समर्पित रहें, तब हमारा ये बोलने का दायित्व बनता है, तब बोलने का अधिकार, नैतिक हक बनता है कि यहाँ जिस तरह से आदिवासी प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं, आदिवासी को कोई लोकतंत्र सिखा नहीं सकता है, इस तरह के जो बड़े बड़े बयान आते हैं वो आत्मघाती है। क्योंकि वो एक तरह से हिंदू राष्ट्र, हिंदू यहाँ बहुमत में है, इस कारण से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम गांव में हमारा राष्ट्र होना चाहिए, हमारा वर्चस्व होना चाहिए। अगर हम बात कहते हैं आदिवासियों का, तो भारत में हिंदू राष्ट्र होगा, इसको हम स्वाभाविक रूप से उसके पक्ष में बोलने लगते हैं। लेकिन इसके लिए साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि आदिवासी हम सब में से ज़्यादा लोकतांत्रिक है, ये हमको अपने तरफ से मानना पड़ेगा। आदिवासी चीज़ों को बचाए हुए मानना पड़ेगा, और आदिवासी केवल विकास के क्रम में पीछे हो गए हैं, इस कारण से उस स्थिति में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदिवासी गांव में ही बगल का दस्तकाल जाति, दूसरे जाति के लोग जाति व्यवस्था में हैं, और आदिवासी जानबूझ के, सोच समझ के सैकड़ों सालों से जाति व्यवस्था से मुक्त बराबरी की जिंदगी जी रहा है। यानी वो सोच समझ के संस्कार वो जिंदगी जी रहा है, वो विकास के क्रम में पीछे रह गया है। जो मार्क्सवादी व्याख्या होती है कि विकास के क्रम में पीछे रह गया, इस कारण से बेचारा वैसा आदमी जिंदगी जी रहा है। नहीं, वो सोच समझ को जिंदगी जी रहा है, जिसमें उसके समुदाय की आज़ादी, समुदाय की संस्कृति बनी रहे, और एक सामान्य नैसर्गिक क्षमता में कुछ कमियां भी आती हैं लगातार क्रम में, लेकिन नैसर्गिक क्षमता बची रहे। तो आदिवासी समाज हमसे ज़्यादा अच्छा समाज है, उनके नेतृत्व में हमको लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आदिवासी समाज के नेतृत्व में हमको ग्रास रूट डेमोक्रेसी की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात मान के हमको गैर आदिवासियों को चलना पड़ेगा, और तब सही अर्थ में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की ओर बढ़ सकते हैं, और वो बगैर आंदोलन के नहीं होने वाला। CFD इस काम को आज तक कोई शहरी संगठन इस काम को नहीं करता रहा है, गैर आदिवासियों का संगठन इस काम को नहीं करता रहा है, और गैर आदिवासी आमतौर पर तो आदिवासियों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमको आदिवासी इलाकों में जाके उनकी बातें समझनी पड़ेंगी, उनको पिछड़ा और आदिम नहीं मानना पड़ेगा, तब उनके साथ बराबरी के साथ उनके जो कंट्राडिक्शन हो समझना पड़ेगा, और उसमें राष्ट्र डेमोक्रेसी के लिए CFD आदिवासी इलाकों में जाएगी, स्टडी करेगी, और गांधी के सपनों से केवल नहीं बनने वाला है राष्ट्र डेमोक्रेसी, क्योंकि उसका आधार नहीं था।
वैष्णव जन ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं बना सकते हैं। जितना वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फैलाने का काम आदिवासी जैसे समूह जो अपनी ज़िंदगी सोच समझ के जी रहे हैं, अपनी कमियों के बावजूद वही फैला सकते हैं। तो हम आदिवासी इलाकों में जाकर समझने की कोशिश करेंगे, साथ रखेंगे और कम से कम ग्रास रूट डेमोक्रेसी का नेतृत्व आदिवासियों के हिस्से सौंपेंगे। हमारे जैसे आदिवासियों के प्रतिनिधि के हिस्से नहीं सौंपेंगे। अगर एक कर सकेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि CFD ये कर सकेगा और एक नया अध्याय लिख सकेगा ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जिसकी ज़रूरत है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी कमोबेश जीता है उस हिसाब में पढ़ सकेगा। एक कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। साथियों, मंथन जी ने बहुत सारे तथ्यों को और बहुत सारे झंझावात को जो हम सब अपने काम करते हुए अनुभव करते हैं और कई सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को भी रखा है। तो अभी ये सत्र खास तौर से खुला हो रहा है कि कुछ आप इसको और मजबूत करें, कुछ अपने सुझाव जोड़ें, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो हम इस सत्र को खुला करते हैं, क्योंकि हम सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और तमाम इस तरह के सामना सहविचारी संगठन इस बात को मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि देश में जो चुनावी जनतंत्र बचा हुआ है अभी भी, चाहे वो खरीद फरोख्त किसी भी रूप में, उसको इस देश का दलित बहुजन आदिवासी समाज ही बचाएगा। सारी चीज़ें ये कमियों के बाद भी। तो ये सत्र खुला है। आप मंथन के सुनने के बाद ऐसे में बोलने मेरा नाम रमेश है। ऐसे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मंथन के सुनने के बाद मुझे कुछ बोलने की प्रेरणा हुई। मैं 27 साल आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के गांव में उनके साथ रिश्ता जोड़ के रहा और उस ग्रुप के साथ जो एक तरह से समाप्त होने की तरह की बात, उन्होंने जातीयता की बात कहा। पता नहीं हमारी स्मृति में क्या है, इन्होंने पता नहीं उसको अध्ययन किया है कि नहीं। वहाँ भी हम जिस पहाड़िया समाज के साथ काम करते थे वो 3 ग्रुप में, उसमें एक ग्रुप अपने को मानता है ब्राह्मण, और वो ग्रुप, वो जो समूह है वो दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है। अब हाँ, एक बात से हम सहमत हैं और वो है कि परंपरागत जो आदिवासी समाज है उसमें लोकतंत्र है और वहां से लोकतंत्र सीखने का। मेरा अनुभव बताता है कि पूरा गांव ग्राम सभा बैठा हुआ है और सब दारू पी के अगर बेहोश है, दिन से शुरू होता है बैठक रात भर चलता है। अपराधी प्रधान का बेटा क्यों न, अपराधी प्रधान का पति क्यों न, लेकिन उनका जो परंपरा है, उनकी जो मान्यता है, उसके हिसाब से वो फैसला वही होगा, उसमें कोई भी ऐड नहीं होगा कि ये प्रधान का बेटा है। ये लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन उसको समझने के लिए बहुत विस्तार से जाने की जरूरत है, जो अभी ये समय आपको मुझे लगता है। हम इतना कहेंगे कि पीडी संघ ने जो पेशा कानून बनाया था और जो मूल ड्राफ्ट, उसको देखने की जरूरत है। कानून आने के साथ उसका हाथ गोड़ काट दिया और उसके बाद हम लोगों ने PIL किया, रांची में PIL किया, जिसके कारण लगातार वहां का पंचायत चुनाव चलता गया। उन लोगों ने जो उसको स्वीकार किया, उसको पूरे बर्बाद करके और उसको स्वीकार किया। तो पेशा कानून पर जो कानून है उसको सोचने की जरूरत है, मूल ड्राफ्ट है उसको कैसे जमीन पर लाया जाए, इस पर बात करने की जरूरत। और
इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कहेंगे, लेकिन आदिवासियों हम एक तकलीफ अंतिम यही करेंगे कि मुझे ये हो रहा है कि 50 साल हम बिता रहे हैं और इसमें काले काले बाल वाले तो नहीं के बराबर ही है। और दूसरा कि कोई आदिवासी चेहरा, हम आदिवासियों पर बात कर रहे हैं लेकिन एक भी आदिवासी को हम तक नहीं आ सकते। ये बहुत दुखद स्थिति और ये निगेटिव साइड है। ठीक है, आप लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म को बनाए रखे हुए हैं, जो चला रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। इतने अच्छे सेशन के बाद कुछ भी सवाल से नहीं है, बस एक दो अनुरोध है आप सभी से। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब अशोक कुमार जी बोल के गए तो इतने अच्छे और इतने जानकारी पूर्वक भाषण के बाद उसमें से एक छोटी सी सुई के नोक बराबर चीज को मैंने पकड़ लिया। लेकिन ये आप सब लोगों के संवेदनशील होने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध पूर्वक करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बारे में जो लोन माफ करने के लिए कहा, तो बेटों को बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों की शादी करनी है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि बेटी की शादी बहुत जरूरी है और वो बेटों की पढ़ाई के समतुल्य है। बेटियों को भी पढ़ाइए, बड़े बड़े ऑफिसर बनाइए, नागरिक बनाइए, सचेत नागरिक बनाइए। एक बात उनकी जितनी भी इतनी जानकारी पूर्वक बात थी कि मुझे उसमें और कोई सवाल नहीं पूछना है और वो है भी नहीं, लेकिन आप सभी मौजूद हैं इसलिए आपके बीच में मैं ये बात रखना चाहती थी कि अगर इस तरह के आप लोग अगर जनतंत्र समाज बनाना चाहते हैं तो जनतंत्र का हिस्सा मैं भी हूँ, ये आप सचेत हुई। और आप अगर सोचना शुरू करेंगे तो शायद आगे भी इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात मंथन के बोलने से, उसकी बात से भी मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन जो ट्रांजिशनल पीरियड और संस्कृताइजेशन का प्रोसेस वहाँ भी चल रहा है, वहाँ एक दूसरी लड़ाई की भी जरूरत है। वो इसलिए कि वहाँ भी स्त्रियों की स्थिति, अरे भाई दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, सवर्ण है, ये सब है, लेकिन आधा हिस्सा हम है। ये बात आपको हर कदम पे सोचनी पड़ेगी कि आदिवासी लोग भी हैं और आदिवासी महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो दुनिया की सभी महिलाओं की समस्याएं हैं। तो वहाँ जो डायन प्रथा है, वहाँ संपत्ति में चाहे कोई भी आदिवासी हो, मुंडा, उरांव, बिरहोर, भाड़िया, कोई भी हो, कोई अपने यहाँ संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा नहीं देता है। ये कहते हुए कि हमारे यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी की धारणा है। अरे जब रेवेन्यू बनने लगा, जब आप टैक्स देने लगे, रजिस्टर में आपका नाम चढ़ने लगा, तब महिलाएं वहाँ से गायब क्यों? ये सवाल उठता है और उसका परिणाम बहुत कुछ है। उसका परिणाम भी डायन प्रथा है कि मैदा खिला देना, बाहर निकाल देना, नंगा करके पूरे गांव में नचाना। तो ये सब बहुत ही भयानक चीजें हैं आदिवासी क्षेत्र में, हमको ये भी मान के चलना होगा। सही बात है कि जो भी सवर्ण समाज है वो उनको पिछड़ा, जंगली सब कुछ मानता है, ये एक गलत बात है। लेकिन अगर हम सभी सुधारों की बात करते हैं तो हमें उनकी बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जब एक आदिवासी स्त्री गैर आदिवासी पुरुष से शादी करके जाती है तो उसको जात निकाला कर देते हैं। और आजकल जब से झारखंड बना है, आदिवासी यूथ में इतना एग्रेसिवनेस आ गया है कि उसका शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा देते हैं ताकि वो जो संविधान प्रदत्त उसके अधिकार है उसका वो सेवन नहीं कर पाए, उसका वो फायदा नहीं ले पाए। लेकिन वही अगर एक आदिवासी पुरुष गैर आदिवासी स्त्री से शादी करता है, एक दोना हड़िया पिला के उसको अपने पंगत में ले लेते हैं। गांव का प्रधान, मुखिया, ये सब जो सारे जो सिस्टम बने हुए उनको, वो भी पूरी तरह पैट्रियार्कल है और हमको उस पैट्रियार्कल सिस्टम पे भी बटन दबाने की, उंगली रखने की जरूरत है। मंथन ने जितनी बातें कही, वहाँ जो लोकतंत्र, शारीरिक श्रम का जो सम्मान है वो अद्वितीय है। हम लोग पढ़ लिख कर थोड़ा सा शारीरिक श्रम करने से भागते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है।
तो वो समाज हमारे लिए एक आदर्श समाज है। लोकतंत्र की जो अवधारणा हमारे दिल और दिमाग में है उसका एक उदाहरण है वो, लेकिन उस उदाहरण की जो कमजोरियां हैं उनको भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक बात जो किरण ने कही उससे उसको मैं कहना चाहूँगी कि अब किरण ने कह दिया तो मैं दोहरा नहीं रही हूँ। ये जो बात होती है किसी भी समाज की, आदिवासी समाज की, दलित समाज की या किसी और समाज की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरे समाज, क्योंकि संस्कृति जो है वो सृष्टि की है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर संस्कृति बहुत कम जाती है, क्योंकि व्यवस्था नीचे से ऊपर से नीचे चलती है, और संस्कृति को व्यवस्था से बिल्कुल अलग डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो हर समाज जो पहले कभी जिसने इतना शायद सत्ता नहीं, पुरुष सत्ता नहीं रही होगी, वो आज उसकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है, समाज का डोमिनेटिंग हिस्सा जो है, वो अपने कल्चर को फैलाता है, तेजी से फैलाता है और व्यवस्था उसके साथ देती है। तो आदिवासी समाज में जो पुरुष सत्ता है उसको थोड़ा सा इस नजरिए से विश्लेषण में असहमति नहीं है मेरी, है सत्ता वहाँ है, लेकिन उसका विश्लेषण करते समय हमें थोड़ा सा और इस रूप में जाना पड़ेगा, तब जा करके हम उसका सही विश्लेषण कर पाएंगे, और सही विश्लेषण कर पाएंगे तभी हम अपनी जो लड़ाई है उसका सही दिशा में जा पाएंगे। कई खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ भी समाज में है, जैसे कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मेघालय के कई छोटे-छोटे ट्राइब्स में या केरला में या नॉर्थ ईस्ट के अन्य कई ट्राइब्स में पुरुष सत्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। केरला में तो मैंने काम किया है, मलयालम मनोरमा में मुझे पता है, काफी लंबा अर्सा वहाँ गुजारा है। वो मेट्रिलिनियल सोसाइटी और मैट्रियार्कल सोसाइटी के बीच में फर्क नहीं कर पाते। अगर हम दोनों के फर्क को देखें तो हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी का कोई भी समाज मैट्रियार्कल नहीं, मैट्रिलिनियल है कहीं कहीं, जहाँ नाम माताओं के नाम से चलता है। या फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने मलयालम मनोरमा को ध्यान से देखा कि वहाँ इतना ही बस है कि जब हिस्सा बांटते हैं बेटों में तो एक हिस्सा बेटी को इतना करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें दामाद को शामिल करते हैं बेटी को। तो ये पैट्रियार्की तो है पूरे समाज में, तो ये सृष्टा है, आदिवासी समाज में भी है, लेकिन जो मंथन ने कहा कि कम है ये भी मानते, बाकी समाज के मुकाबले वहाँ पुरुष सत्ता कम है, बाकी समाज के मुकाबले वहाँ जड़ता कम है, और बहुत खूबसूरती है। कई आदिवासी समाज में, खासकर मैंने नॉर्थ ईस्ट में होली मनाते हुए लोगों को देखा, बड़ा खूबसूरत लगता है कि डॉर्मेट्री में लड़के लड़कियां नौजवान रहते हैं और होली के वहाँ 7 दिनों की 10 दिनों की होली मनाई जाती है, और वो नाचते गाते अपने रिश्तों का इजहार करते हैं, और पूरा गांव समाज उनको ओके करता है और उसकी खुशियां मनाता है। तो ये इतनी छूट देना कि लड़के लड़कियां डॉर्मेट्री में रहें और अपना जीवन साथी चुने, तो इन सारी जो विशेषताएं हैं उसको हम दरकिनार भी नहीं कर सकते, उसको हमें कहीं ना कहीं नोट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उसमें गए बराबरियां, अब है कि हम लड़ाई कहाँ से शुरू करें, हर चीज हर पॉइंट पर हमेशा को लड़ना, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि किस पॉइंट पे हम कब लड़े, आज की तारीख में कौन सा पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा ज्वलंत है। तो वहाँ
अपनी आवाज ज्यादा उठाते हैं, और ये हर आंदोलन में ऐसा ही होता है कि कुछ गांधी जी को पढ़ा है, संविधान में है, आप देख सकेंगे कि किसी ने जब कहा कि अम्बेडकर बाबा साहब शामिल होना चाहते हैं मंत्रिमंडल में, तो नेहरू सहित बाकी लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि वो तो आजादी की लड़ाई में शामिल होना नहीं, फिर क्यों होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा वो था शामिल, वो था शामिल, वो समाज की आजादी की लड़ाई का आंदोलन चला रहा था, और दोनों ही आजादी के आंदोलन है। तो एक ये समझ गांधी और समझ कि वो भी आजादी, वो जातिवाद की से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा था, और बाकी लोग देश में अंग्रेजों से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कभी भी हम चाहेंगे कि सारे मुद्दों को एक साथ उठा के चल पड़े तो, और किसी भी समाज को हम इस आधार पे नकार नहीं सकते कि उसके ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, वो कमियां हैं, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसके जो ताकत है, उसे हम अपना के चल सकते हैं। तो आदिवासी समाज के साथ मेरा यही कहना है कि बाकी समाज के मुकाबले वो ज्यादा खुला समाज है, बाकी समाज के मुकाबले वो ज्यादा आंतरिक समाज है, और बाकी समाज के मुकाबले उसमें केंद्रीय सत्ता का बोझ है। तो हमें सारे अच्छाई को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और साथ चलना चाहिए। उसके बाद अब 3 से ज्यादा वक्त नहीं ले पाएंगे, चाहे वो इसका है आप अपने बाद इनको दे दीजिएगा, ठीक जो है टाइम रनिंग आउट देखिए, वो हमारे स्पीकर्स आगे हैं उसके लिए अनेक 5 मिनट ले पाएंगे, 3 वक्त आज में ले पाएंगे। प्लीज डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी, अगले सत्र में पहले बात करो। मैं संतोष कुंडिया JNK से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर से आए हैं। कल से ये सत्र लगा हुआ है, सभी वक्ताओं को सुना और कुछ सीखा, कुछ पाया भी और सीखा भी कि ये जो सिटीजन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाई जा रही है, इसमें हमें हिस्सा दिया गया है। मैं सबसे पहले ये मुबारकबाद देती हूँ कि 50 साल के इन्होंने मनाया है, 50 साल से जो संस्था चल रही है वो उसको मना रही है। लेकिन मैं कल भी यहाँ पर बैठी हुई थी, आज तो शायद मेरी महिलाओं ने खुद आकर कहा कि मैं बोलूँ, हम बोलेंगे। सबसे पहले किरण जी ने किया कि किरण जी बोली, अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली महिलाओं के बारे में, मैं इनसे सहमत हूँ। मणिमालिनी जी बोली, इनसे सहमत हूँ। लेकिन एक बात मैं JNK से कहना चाहती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहती हूँ कि जो ये कह रही है कि पुरुष प्रधान समाज अभी भी हमारे अंदर है, इस सोसाइटी में है, हमारी फीमेल की डोमिनेशन अभी भी होती है, चाहे वो कितनी मर्जी पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ बन जाए, किसकी बन जाए, SP बन जाए, लेकिन घर में उनको उनकी डोमिनेशन होती है। हमें इस डोमिनेशन को कैसे खत्म करना है, ये मैं इसके बारे में सोचती हूँ। जहाँ पर कल बोल रहे थे मणिमालिनी ने बोला कि सिटीजन सिर्फ मेरे यहाँ फीमेल नहीं है, हम भी सिटीजन हैं, हम डेजर्ट जोन में आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अब समाज का भविष्य है, हम उनको क्या देके जाएं? क्या यही देके जाएंगे जो पढ़ता है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? ये सरकार हम क्या सोचते हैं कि महंगाई कैसे कम हो? जब से ये सरकार बनी है 11 साल से, तो यहाँ पर महंगाई, डेमोक्रेसी तो छीनी, बोलने का अधिकार तो किसी को है नहीं, जो बोला उसको अंदर रहता, जो बोला उसको अंदर रहता, उसको सजा नहीं। किसी को भी समाज के हक में, लोगों के हक में, अपने राइट्स के हक में बोलने की इजाजत नहीं है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि यही सरकार, और वो सरकार किसने बनाई है? हम ही लोगों ने बनाई है, इसीलिए बनाई है कि वो लोगों के हित के लिए, हमारे बच्चों के हित के लिए, हमारी महिलाओं के हित के लिए कदम उठाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। जब भी हमारे भारत पर
हद तक आ गए होंगे सब। उधर है, इसको कैसे करना होगा? हमें पहले अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा, अपनी नीतियां बदलनी होगी। अभी जो जहाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो पहले बता बोल गया, मैं करना शायद बोल गई हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ। किसानों के बारे में बोला उन्होंने कि किसान कहाँ कहाँ भूख रहे हैं, कितनी आत्महत्याएं की हैं, उनके बारे में बोला उन्होंने। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक जगह मनमानी बोली कि प्रॉपर्टी, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी क्यों नहीं पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी? क्या महिलाएं 50% है? आदि तो आबादी महिलाओं की है, तो फिर महिलाएं क्यों पीछे रह जाती हैं? और जो भी महिलाएं आ जाती हैं वो अपने जोश से और अपनी समझ के साथ आगे आती हैं, और उनको भी आने के लिए नहीं आना जाता है। अभी सोचिए, मैं कल ही जहाँ इंटरव्यू दे रही थी कि अभी आप देखिए राज्यसभा और लोकसभा में कितने % फीमेल हैं, कहते हैं लेकिन 33% मिले 33% में। अब हम रह रहे 50%, कहाँ लड़ाई कर रहा है? जब 33% 100% पड़ा हुआ तो 50% कहाँ से दे दिए? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कि हमें देश में क्रांति आएगी, समाज में बदलाव आएगा, लेकिन हम लोगों को उठना पड़ेगा। हम लोग जहाँ भी अपने बुद्धिजीवी बैठे हैं, कल से बहुत अच्छे वक्ता बोले, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत कुछ सुनने को मिला। मेरी बहनों ने बहुत अच्छा बोला, मेरी किरण भाई ने बहुत अच्छा बोला। खुशी हुई इस चीज को कि हमारी बहनें भी अपने अधिकार के लिए बोलती हैं, तो हम भी अपने अधिकार के लिए जे में आवाज उठाते हैं। मैं 1995 से महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई करती हूँ, आंदोलन करती हूँ कि मेरी महिलाओं को बराबरी का राइट दिया। गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन वो कागज पत्रों में हमें आज तक बराबरी का अधिकार कहीं नहीं मिला। आपने किससे पूछ के देखिए कि कहाँ मिला? हाँ, कुछ चंद लोगों से मिला है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज जो मैं बनी हूँ इसमें पुष्पना समाज के बारे में मैंने कहा, लेकिन आज मेरे रोल मॉडल मेरे आईडी दुनिया मेरे लाइफ पार्टनर हैं, वही हैं। उनके बगैर मैं नहीं चल सकती, या ना मैं इस मंच पर आ सकती थी, ना मैं मंच पर बोल सकती थी। लेकिन आज मुझे सिखाया गया कि नहीं, अपने राज्यों के लिए बोलो, आपको के लिए बोलो। मैं 3 बेटी प्रॉपर्टी के लिए उनको भी हमने तीनों को साथ दिया है, उनको तीनों को साथ देकर जब कहीं जानवर करेंगे ऊपर वाला बुलावा देगा देंगे। तो मैं कहती हूँ कि क्रांति आएगी, जरूर आएगी, इनकलाब आएगा, जरूर आएगा, अगर हम एकजुट होंगे। लेकिन बात जब इनकलाब आएगा, सबसे पहले हमारा नाम आएगा, तेरी बदन से जब निकलेंगे हम, तो सच बना आएगा। थैंक यू। एक मिनट आप ले लें अपनी आपसे सुन रहा हूँ, संक्षेप कैसे करूँगा? सुनकर पेट भर गया। मानयोग अध्यक्ष मंडल और इस हाल में हाजिर सभी हम सब साथी, मैं ऐसी जगह से आया हूँ, जम्मू कश्मीर, और कॉन्फ्रेंस है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। मुझे अभी पता नहीं मैं सिटीजन बन पाया या नहीं बन पाया। तो 47 में राजा ने हमें कहा था कि आप बन जाओ, अब वक्त है यही है, लड़ाई लगेगी, आप इंडिया के सिटीजन बन जाओ। लेकिन 53 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्राइम मिनिस्टर रहे शेख अब्दुल्ला, उनको कहा कि तू इंडियन है तब जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा मैंने जम्मू कश्मीर, फिर उसको निकाल दिया, रद्द कर दिया। 1957 तक लाया बख्शी को, उसको कहा तू मान, तेरी जनता तेरे को बना नहीं है, उसने कहा नहीं मैं जम्मू कश्मीर हूँ, साथ आपके। फिर उसको निकाला, 62 में लाया साबिक को पूछा तू बता, उसने कहा मैं भी वही हूँ, लेकिन उसको ज्यादा तंग किया। उसने कहा चल यार मान बन जाता हूँ। उसने कहा पहले प्राइम मिनिस्टर छोड़ चीफ मिनिस्टर बन जा। उसने प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी, चीफ मिनिस्टर बन गया।
लेकिन हम फिर नहीं पढ़े क्योंकि शेख साहब ने राजकुमारी वेबसाइट पर चला दिया और उसने कहा कि मैंने बनाना है, आप कौन होते हो पढ़ने वाले? तो नेहरू ने कहा जाओ पाकिस्तान जाकर पूछ कर आओ कि वो ऐसा मिलता है या नहीं मिलता। वो गया पूछने से तो पीछे हार्ट अटैक हुआ, नेहरू जी को वो मर गए, हमारी शहरियत रह गई, सिटीजनशिप रह गई। चलो उसके बाद कासिम को आया, कासिम ने भी बेचारे ने दिन निकाले, नहीं हुआ, कतर का हमला हुआ, फिर पाकिस्तान ने हमारी जमीन छीन ली, 65 में छीन ली, गुरीले आए, हमले हुए, उधर से हुए, चाइना से हुए, छीन के हमारा हिस्सा, हमारी जमीन जाती है। और उसके बाद 75 में शेख अब्दुल्ला को कहा तू बन जा यार, उसने कहा चलो बन जाता हूँ, लेकिन मेरी प्लेबिसाइट फ्रंट के बजाय रीजनल अटॉर्नी के बारे में बात करो। शेख नेहरू और इंदिरा बेग एक समझौता हो गया गार्ड, और शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दिया, बनना था प्राइम मिनिस्टर, बढ़ते 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 चीफ मिनिस्टर, और वो आ गया। उसके बाद 82 तक वो रहा, बेचारे की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि आप फारूक अब्दुल्ला, इंदिरा ने कहा कि वो चला गया, तू बन जा। उसने कहा तो मैं बन जा। उसने बिल नंबर 9 लाया है। बिल नंबर 9 का मतलब था कि जो परले वाले जम्मू कश्मीर वाले वो भी आ जाओ, आपकी जमीनें जहाँ है। इंदिरा को बड़ा दुख हुआ, उसने उसको नीचे उतारा, उसका बहनोई जीएम खा ले आए कि वो नहीं बनाएंगे तो सारी तू बन जा, वो बना दिया। फिर वो जीएम शाह ने भी कुछ उल्टी किया तो उसको नीचे उतारा, तो फिर दोबारा चीफ ग्रुप उड़ा दिया। ये बात बड़ी जरूरी है, मैं 2 मिनट से सुन रहा हूँ। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, मुझे सिटीजन बनने दो, मैं बनूंगा वैसा। तो इसलिए मुझे फिर आता नहीं ना, मैं आप कहते हो तो आता भी नहीं हूं मैं। ये आनंद प्रोफेसर ने बड़ी कहा था कि आप आ जाओ बोलो। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे हो, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। सिटीजन वाले तो जहां बैठे रहे 20 में, जब उनको एनसीआर लागू हुआ, अभी उनकी सिटीजनशिप भी हो रही बहाल। किस सिटीजनशिप है? उसको दादी का नानी का सर्टिफिकेट लाना है, फिर बनेंगे वो सिटीजन। वो ला के खड़ा है हमारे ऊपर, उस पर बोलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर हम तो सिटीजन हैं इंडिया के, हम तो रोज चिल्लाते हैं हम सिटीजन हैं, लेकिन मानो ना, आप सब बैठकर मानो सिटीजन डेमोक्रेसी की तरफ से कॉन्फ्रेंस हो कि जम्मू कश्मीर सिटीजन है हमारा जमीन। मैं कहता हूं मैं सिटीजन हूं, इंडियन सिटीजन, लेकिन मुझे मानो तो सही, मुझे अधिकार तो दो सिटीजनशिप के, मुझे लड़ने का हक तो दो, मुझे बोलने का हक तो दो। मुझे रोज मेरा मुंह बंद किया होता है, मुझे बोलने देते हैं। 5 साल के अभी जो 5/10/2019 के बाद हमारा स्टेट तोड़ी गई, 5 बार मुझे अरेस्ट किया। मेरे साथ साथी ने कहे 5 बार अरेस्ट किया सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी रियासत को तोड़ी, और अब हमारी ड्यूटी बनी हुई है। हमारा केएएस ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। गवर्नर का रूल है, वहां पर चीफ मिनिस्टर को कहकर कहो गए कहां हम सिटीजन, हमें बढ़ना है सिटीजन। आइए मैं घोड़ा की हक मैं दिल की गहराइयों से नहीं हूं, लेकिन आप बनाओ, मुझे इंडियन पीपल इकट्ठे होकर बनाओ, कहो कि जम्मू कश्मीर हमारा है, इसके साथ कोई अधिकार दो जो हमें दिल्ली में मिले। हमारी और कोई रात को मेट्रो में जाए 12 बजे रात को, हम 5 बजे के बाद अंदर हो जाते हैं और हमारी चेकिंग होती है रोज पर। इसलिए मैं इसके साथ ही ये मेरा गुस्सा था, जब मेरा कागजात थे, जब मेरी एक जज्बात थे, मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा, अब लैंड रिकॉर्ड का कह करके किसान भी, हमने सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड किया, हमारा शीट दिया। अब आप नहीं ले सकते हो इंतजार करा वहां जाकर। वो लंका का खिलाड़ी ने 2000 कनाल जमीन दी थी हमारी अभी, कि मैं वहां पर बड़ा बड़ा महल बनाऊंगा। हमारा लैंड लॉर्ड से दोबारा आ गया, हमने खत्म किया हुआ था, 100 कनाल से ज्यादा कोई ले नहीं सकता। हमारा बच्चे बनना जा रहा है, और 20 साल के बाद मैं अगर जिंदा रहा, मैं नहीं रह सकूंगा उतनी देर, अगर कोई जिंदा रहा हमारी हालत मणिपुर से ज्यादा बुरी होगी। वहां सब बाहर के लोग होंगे, हम पहाड़ियों पर चले जाएंगे कुकुई बनकर। ये है सिटीजन फोरम का काम और डेमोक्रेसी। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
सभी आदमी जो है कि हमारे साथ जो हो रहा है पूरे इंडिया को लगना चाहिए पता, सबको सुनाना चाहिए, कॉन्फ्रेंसों में होना चाहिए, दिल खोल कर आओ हमारे पास, हम कॉन्फ्रेंस से करवाएंगे। लेकिन बोलो तो सही, कहां जाते, कोई आता ही नहीं, हमारा पता भी नहीं करता कोई भी कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई लीडर नहीं आता हमारे पास, कोई है हमारे जो ऑफिशियली चले गए ऊपर के हमारे कभी सेमिनार करते हैं साल में 2 बार, आज जम्मू कश्मीर नहीं आता कोई भी। कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मैं तो हर में आता हूँ, दिल्ली बड़ी बार आता हूँ, गांधी भवन में बहुत बार मैं लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता। इसलिए सिटीजन फोरम का लिए कि सिर्फ काम ये नहीं है कि हम कॉन्फ्रेंस से करें, हम टिकलिश पॉइंट जो हमारे दर्द है हमारी जो बिल्कुल है। और मैं आपको फिलॉसफी में बोलना चाहता था लेकिन आप टाइम नहीं हो गया, मैं बताना चाहता था ऐसा हो करूंगा। पॉलिटिक्स हमें सीखने नहीं बच्चों को, जैसे पॉलिटिक्स इज वर्क एज द लॉज ऑफ लैंड, पॉलिटिक्स डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। राजनीति हमने अपने बच्चों को नहीं सीखने दी है। हमने कहा कि आप आईएएस बन दो, आईपीएस बन दो, छोड़ो उसमें क्या लेना है। आज वो हाथ नहीं आते बच्चे। हमने पॉलिटिक्स से दूरी में बनाई, ये नहीं दिया कि कॉलेज सिस्टम क्या है हमारा, इससे हमें ये कमी आई है। हमारा आज दुनिया सारी घबराई हुई है। मैं बड़ा बोलना चाहता, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, दिल्ली में सांस नहीं आता, हम दिल्ली आना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सांस बंद होता है, यहाँ पर गर्मी लगती है ज्यादा, हम ठंडे इलाके के रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का वैसे आपका ही है, मैं किस लोगों को बोलता हूं मुझे रोका जाता है, हमेशा ऐसा होता है। तो इसलिए मैं अब इतना ही कहते हुए, अगर कभी टाइम मिला जब आपके साथ चलने का कोई मुझे कोई कदम रखने का साथ दिया, अगर इस सिटीजन फोरम ने, मैंने तो अपने आप को ऑफर किया है कि आई एम द मेंबर ऑफ सिटीजन फोरम फॉर डेमोक्रेसी, मैंने किया है अपने आप को ऑफर। अगर तो कभी साथ चले तो जरूर बात करूंगा। धन्यवाद। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी कोशिश करेगी कि आगे एक सत्र हम लोग कोशिश करें पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे हो, उसी पे केंद्रित रहे, तो हमारी पूरी कोशिश होगी। अभी नहीं आगे माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 3 मिनट, मेरे ख्याल से समय की बात करनी है। यहाँ 3-4 बार जिक्र आया और अभी कश्मीर के संदर्भ में तो बहुत जोरदार जिक्र आया, शायद मैं यहाँ इकलौता फौजी हूँ। देखिए, जब कोई राज्य अशांत है, चाहे उत्तर पूर्व हो चाहे कश्मीर हो, इसलिए वहां फौज है। फौज है इसलिए राज्य अशांत नहीं। कहीं लूट है खनिजों की, प्राकृतिक संसाधनों की, तो उस लूट में फौज शामिल नहीं है। लेकिन कई बार जब वक्ता बोलते हैं, इसलिए मेरे लिए बड़ा आवश्यक हुआ, फौज तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट फॉर कोर्सिव फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे वो जितने तमाम, और फौज सिर्फ ऑर्डर एंड कंप्लायंस में चलती है। फौज का अपना निर्णय नहीं, क्योंकि वो राज्य अशांत है इसलिए फौज है। तो कृपया करके थोड़ा मेरा निवेदन रहेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अगर फौज निरंकुश हो जाए, अगर फौज निर्वाचित शासकों के आदेशों का निजी पालन न करेंगे, उस अवस्था में आप पाकिस्तान जैसी स्थिति में चले जाएंगे, वो और भी बुरी स्थिति है। इस बात का ध्यान रखिए। तो कृपया करके फौज पे न लगाइए, मेरा सिटीजन्स पे और सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी से यह अनुरोध रहेगा कि कृपया ढंग के प्रतिनिधि चुनिए, ऐसे सांसद मत चुनिए जो ऐसे बयानबाजी संसद में करते हो, या ऐसी नीतियां बनाते हो, या ऐसे लोगों के हाथों में खेलते हो जो फौज जैसी संस्था को, डिसिप्लिन संस्था को, राष्ट्रवादी संस्था को ऐसे गलत कामों में इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करती। ये मेरा एक निवेदन है। दूसरा निवेदन इसी से जुड़ा हुआ, माफ करिएगा, आप दिल्ली से दूध की रखवाली कराइएगा तो फिर दूध झूठा ही करवाइएगा, तो यू गेट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू डिजर्व।
with all due respect. You get the type of government you deserve. यह प्रलाप करने से नहीं, दो बातें बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। जो चोर डकैत होते हैं उनमें लक्ष्य भेदी होते हैं, उनमें फोकस होता है, वो टीम होती है। दुर्भाग्य है जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बातें जरूर करते हैं लेकिन वो लक्ष्य भेदी नहीं होते, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता अच्छी बात करना है। उसका एक लक्ष्य होता है, डकैत का चोर का लक्ष्य होता है, वो प्लानिंग करता है, मेटिकुलस प्लानिंग करता है। हम लोग मेटिकुलस प्लानिंग अच्छे लोग नहीं करते हैं। ये एक आत्ममंथन के लिए विचार है, मैं कोई आरोप के रूप में इसको नहीं कह रहा। पहले विचार करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई उन लोगों से है जिनका हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का दांव पे लगा है। आपके अच्छे विचार दांव पे लगे हैं, आपकी सदिच्छा प्रशंसनीय है, आप लोगों का ऐसा विचार करना प्रशंसनीय है, लेकिन उसे मुकम्मल मुकाम तक न ले जाना, माफ कीजिए, ये निंदनीय भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आपने जिक्र किया, हम लोगों ने सर 1 साल गंगाजल बिरादरी ने मेडिकल कैंप गाजीपुर बॉर्डर पर चलाया, जब किसान 13 महीने रहे। हम पहले 10 दिन बाद आए थे और जिस दिन गए हैं उसके 1 दिन बाद हम वहां से हटे थे। लेकिन हमारी उपलब्धि सिर्फ ये थी कि एक आदमी ने 3 बिल फेंक दिए, कृषि बिल, और हम जो लोग आए थे, हम आए थे, मुद्दा था वाजिब हकदार, समय से भुगतान, कर्जा माफी। वाजिब हकदार एमएसपी या C2 प्लस 50%, स्वामीनाथन कमेटी। कर्जा माफी, भाई एक कर्ज में माइक्रो फाइनेंस ये जो तंत्र है, सर मौजूद है कुमार सर वो ज्यादा विस्तार से इस मुद्दे पे बात करेंगे। उनके तंत्र में जो फंस जाता है, जो उसकी उपज आती है, आप कह देते हैं कि स्टोर कर ले, स्टोर कर ले, स्टोर करने की उसकी औकात ही नहीं है। किसान की स्टोर करने की औकात ही नहीं है, वो तो पहले इतना खर्चा करे बैठा है कि उसको तो जिंदगी फसल उसके घर पे भी नहीं आनी है। एक बात, उसके तो घर पे भी फसल नहीं आनी है। और दूसरा ये कहना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वहां क्यों नहीं एमएसपी की, जहां आदमी की लैंड होल्डिंग इतनी छोटी है कि वो अपने घर का ही चला ले, वही बहुत है, वो बेचने के लिए तो जा ही नहीं पाता है, तो वहां से नहीं। लेकिन वहां से जरूर आई जिन्हें एमएसपी का है, जिन्हें एमएसपी के लाभार्थी थे, उन्होंने भी तो किया। तो मेरे सिर्फ यही 2-3 बिंदु में, तो तीसरा बिंदु यही था कि सर rather than investing and criticizing the politicians or the political parties, हम बहुत ज्यादा राजनीति आसक्त होते जा रहे हैं और हमारे समाज से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग कुछ लोगों की बुराई करने में नाम भी नहीं लेना चाहता। भाई मुसलमानों का सम्मेलन था, एक आदमी को सुबह से शाम गाली दे रहे थे, मैंने तो एक ही बात जाके कही थी, बोले डॉक्टर साहब कौन जिम्मेदार होगा, तुम जिम्मेदार हो, जितना तुम यहाँ एक आदमी का नाम ले रहे हो, अगर अल्लाह अल्लाह कर लेते तो शायद अल्लाह मिल जाता। इसलिए ज्यादा उन लोगों पर आसक्त होना, कोई व्यक्ति, मैं किसी की मृत्यु की कामना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति है जो दौरे हुकूमत है और जो भी लोग हैं जिनसे बहुत नाराजगी है, 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, एक राष्ट्र की जो उम्र है वो बहुत बड़ी होती है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की लूट है, ये जो पहाड़ है, जंगल है, जंगलात है, और माफ कीजिए आदत जाती है, परवरती है, मानवीयता की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कितनी हम चिंता है उसके चिड़िया के पानी की, कितनी चिंता है हमें उन दरिया की, कितनी चिंता है हमें जंगल जंगलात की, जब अपनी सुविधा की बात है, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी का व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी की सरकार रही हो, सबने जंगल जंगलात बर्बाद किए, सबने दरिया पहाड़ बर्बाद किए। तो किसी एक पार्टी के बारे में आना, और लास्टली when we speak of democracy, sir, there is no other beautiful way to elect a government rather than elections. इलेक्शन से बेहतर मेरे ख्याल से प्रजातंत्र का कोई ये लास्ट बात है, इससे बेहतर तो कोई तरीका नहीं है। तो या तो कह दीजिए कि हम किसी सशस्त्र क्रांति की तरफ जाना चाहते हैं, हम चुनाव से अलग होना चाहते हैं, और जब आप सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप चुनाव की वकालत कर रहे हैं। फिर देखिए कोई भी जीते, ये बात अलग हो सकती है ईवीएम मैनिपुलेट हो गया, कब नहीं चुनाव में नाम लिए हुई है। तो एक व्यक्ति अगर आ गया है तो हमें बजाय उसको करने के हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें सिटीजंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके क्रिटिसिज्म में इन्वेस्ट करने के बजाय कि वो नागरिक सही व्यक्ति सुनने की सलाहियत वो हासिल कर सके, और इसी में इस देश का समाधान होना है। किसी व्यक्ति को बोल के, किसी पार्टी को बोल के, किसी संगठन को बोल करके कोई लाभ विशेष नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।